हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें आपका चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में बच्चों आपका लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक तो हमने आपके पढ़े थे पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था, पिरामिड की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, और हमने आपके मेनली यहाँ पर 3 पिरामिड को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें हमने नंबर पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और बायोमास पिरामिड को पढ़ा था बच्चों। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने उसी लेक्चर में हमने आपका कवर किया था आपके जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जिसे जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है, वो कितने टाइप के होते हैं, और जो हमारे मेन जो हमने 4 टाइप के हमारे जो होते हैं वो 4 टाइप के हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे आपसे। जिसमें हमने पढ़ा था आपका वाटर साइकिल पढ़ा था, इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। जिन बच्चों ने भी उस लेक्चर को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर से देख ले बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका पिरामिड वाला, और आपके जो जैव भू रसायन चक्र है वो कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर से पढ़ लें। और बच्चों आज जो आपका टॉपिक है वो आपका रहने वाला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं, यानी आपका प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन क्या होता है, ये बच्चों आज डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसमें हम आपका बच्चों आज के लेक्चर में ही कवर अप करेंगे आपका जो आपके बच्चों जो रेगुलेशन होता है इकोसिस्टम का, जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम, यानी आपके पारिस्थितिक तंत्र के संचालन को आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और जिन बच्चों ने भी अभी तक बच्चों एमपॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर से एमपॉली ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपके जो सभी लेक्चर्स हैं, जो सिस्टमेटिकली वे में जो आपके लेक्चर्स हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो एमपॉली पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों, उनकी सभी की क्लासेस एमपॉली ऐप पर चल रही है। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें बच्चों, क्योंकि आपके सभी कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं, और सभी बच्चे अपने कोर्सेज को एनरोल कर लें और अपनी पढ़ाई में बच्चों अपनी तैयारी में लग जाएं और अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में, यानी प्राथमिक उत्पादन। आपका पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक उत्पादन के बारे में। प्राथमिक उत्पादन यानी आपका जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन कहा किसे जाता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। The conversion of sunlight into organic matter by primary producer through photosynthesis or chemical synthesis reaction is called primary production। बच्चों कहने का मतलब क्या है आपका, इसको हिंदी में समझते हैं। आपका प्राइमरी प्रोडक्शन को प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण अथवा रासायनिक संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को जैविक पदार्थों के रूप में बदलने को ही क्या कहा जाता है, प्राइमरी प्रोडक्शन यानी प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। इसको समझिए आसान शब्दों में इसे कैसे समझेंगे। प्राइमरी प्रोडक्शन है क्या बच्चों, इसमें एक तो बात की गई है आपके प्राथमिक उत्पादकों की। प्राथमिक उत्पादक बच्चों इसको ध्यान में रखना है। प्राइमरी प्रोडक्शन को समझना है तो आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। मैंने डिटेल में आपको बताया था, मेरा शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर रहा होगा, मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया था कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था जब हमने फूड चेन को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था बच्चों आपका प्रोड्यूसर किन्हें कहा जाता है, कंज्यूमर किन्हें कहा जाता है, डिकम्पोजर कौन से होते हैं, प्राइमरी जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बच्चों उस वीडियो को भी जरूर से देख लें, मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो चलिए मैं यहाँ आपको बता दूं प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं। आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं बच्चों होते हैं आपके प्लांट। आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट यानी पौधे। पौधे क्या होते हैं बच्चों, आपके प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, सॉरी प्राइमरी उत्पादक जो होते हैं आपके, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, आपके प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इन्हें शून्य श्रेणी का उपभोक्ता भी कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये किसी के भी ऊपर अपने फूड के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये पूर्णतः क्या होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः इंडिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। यानी जब फूड चेन यानी फूड प्रोडक्शन की बात आएगी तो फूड का प्रोडक्शन शुरू कहां से होता है बच्चों, वो इन्हीं से शुरू होता है, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही शुरू होता है बच्चों आपका। तो बच्चों प्लांट किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को इसमें बदल देते हैं, जैविक पदार्थों के रूप में बदलते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, आपका प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाता है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से किस तरीके से ये बदलते हैं बच्चों, सूर्य के प्रकाश से जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। जो आपकी केमिकल रिएक्शन है प्राइमरी प्रोडक्शन की, वो किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर आपका 6CO2 होता है, 6CO2 जो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं, 6CO2 होता है, प्लस 12 H2O होते हैं आपके, 12 H2O यानी 12 H2O होता है।
एरो, यहां पर क्या होती है बच्चों आपकी सनलाइट यूज करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है बच्चों, सनलाइट के थ्रू ही पौधे क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो 6 CO2 12 H2O, तो आपका जो प्रोडक्ट बनकर आता है, यानी ये क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O। अच्छा, ये CO2 क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस। क्या होती है आपकी, ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है आपकी, ग्लोबल वार्मिंग गैस। और ये हमारी होती कहां से, ये प्राप्त कहां से होती है, पौधों को मिलती कहां से है बच्चों, ये होती है आपकी वायुमंडल में। कहां पर मौजूद होती है आपकी, वायुमंडल में मौजूद होती है। हम सभी श्वसन लेते हैं या फैक्ट्रियों से निकलती रहती है। तो CO2 कहां से प्राप्त होगी, वायुमंडल से प्राप्त होगी पौधों को। उसके बाद, और यही क्या कहलाती है आपकी, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहलाती है। अब बात करते हैं 12 H2O के बारे में। जो आपके 12 H2O जो जल के अणु होते हैं, वो कहां से लेता है, ये लेता है बच्चों आपका जाइलम ऊतक से। कहां से लेता है आपका, जाइलम ऊतक से लेता है, जाइलम टिश्यू से, जाइलम ऊतक से लेता है आपका। जो आपके 12 H2O जो जल के अणु हैं, वो पौधों में कहां से जाते हैं बच्चों, पेड़ों की जड़ों से जाइलम ऊतक के द्वारा कहां पर जाते हैं, पौधों में जाते हैं। और ये जो आपका वाटर होता है, इस वाटर में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बस, ये टोटल 4% ऑफ वाटर होता है अर्थ का। अर्थ का टोटल कितना होता है, 4% ऑफ वाटर यूज करता है हमारा। जो हमारे अंडर द सरफेस है अर्थ में, वो कितना वाटर है हमारा, टोटल 4% है। वहीं से क्या है, जाइलम ऊतक क्या करता है, पौधों में पानी को लेता है। और ऊपर से क्या आती है, सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये क्या करता है, 5% सनलाइट को यूज करता है। 5% सनलाइट का यूज करते हैं कौन, पौधे यूज करते हैं। देन ये क्या करते हैं, यहां पर बनता है आपका C6H12O6 बनता है। यहां पर क्या बनता है आपका, C6H12O6 बनता है। और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है ग्लूकोज। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज। C6H12O6 किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये जो ग्लूकोज बनता है बच्चों, यही क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपका फूड ऑफ प्लांट। इसे ही क्या कहते हैं, फूड ऑफ प्लांट कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज होता है, इसे कहा जाता है आपका फूड ऑफ प्लांट। और ये जो फूड ऑफ प्लांट होता है, ये बनता कहां पर है बच्चों, ये होता है हमारा पत्तियों में, पत्तियों द्वारा यूज में लाया जाता है, या पत्तियों में बनता है, ठीक है। उसके बाद यहां से 6 CO2 की रिएक्शन जब 12 H2O से हुई, तो C6H12O6 बना। और इसी के साथ यहां पर 6 H2O के अणु भी निकलेंगे। यहां पर क्या होगा, 6 H2O के अणु भी निकलेंगे। और साथ ही बच्चों यहां पर क्या निकलती है आपकी, साथ ही यहां पर 6O2 रिलीज होती है, 6O2 रिलीज होती है आपकी। तो ये जो आपकी 6 H2O होती है, ये किसके थ्रू रिलीज होती है, जो H2O होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये होती है हमारी वाष्पोत्सर्जन। इसे ही क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन होती है। यहाँ पर 6 H2O का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है। और साथ ही ये जो आपके 6 H2O है, 6 H2O के जो अणु है बच्चों, ये क्या होते हैं, ये किसके द्वारा कंडेंसेशन होता है, ये होता है रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। और O2 कहां पर चली जाती है आपकी, O2 वायुमंडल में चली जाती है, जिसे हम यूज कर लेते हैं। तो बच्चों यही आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाती है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और इस तरीके से क्या होता है बच्चों, आपका फूड बनता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब जाइलम ऊतक से पानी लिया गया, 12 H2O के अणु लिए गए, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, एक हरित लवक होता है, हरित लवक। पौधों के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है पौधों के अंदर, हरित लवक पाया जाता है, यानी इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक से क्या होता है बच्चों, हरित लवक हरित वर्ण का निर्माण करता है, हरित वर्ण का निर्माण करता है। हरित लवक किसका निर्माण करता है बच्चों, आपका हरित वर्ण का निर्माण करता है। और एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित वर्ण को ही आपका क्या कहा जाता है, इन्हें ही पौधों का रसोई घर कहा जाता है, पौधों का रसोई घर कहा जाता है बच्चों। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही क्या कहा जाता है बच्चों, पौधों का रसोई घर कहा जाता है। इसे ब्रीफली आप एक बार और समझा देता हूं। 6 CO2 होती है आपकी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है, वायुमंडल से प्राप्त होती है पौधों को। उसके बाद पौधे क्या करते हैं, जाइलम ऊतक के द्वारा 12 H2O लेते हैं, जो कि टोटल % ऑफ 4 वाटर किसका है, अर्थ का है। देन रिएक्शन शुरू होती है, सनलाइट, ऊपर से सनलाइट पड़ती है पौधे के ऊपर। सनलाइट कितनी यूज करते हैं पौधे, 5% यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी रिएक्शन के दौरान पौधों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक निर्माण किसका करता है बच्चों, हरित वर्ण का निर्माण करता है, जिसे पौधों का रसोई घर कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, जो आपका ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, इससे जो आपको प्राप्त हुआ है, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इससे जो आपको प्राप्त हुआ है C6H12O6,
यही क्या कहलाता है, जैविक पदार्थ के रूप में बदलना। आपका जो जैविक पदार्थ के रूप में बदला वो कौन है, C6H12O6 रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जैविक पदार्थ के रूप में बदला, इसे ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है, जो कि क्या कहलाता है, आपका फूड ऑफ प्लांट कहलाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि फूड ऑफ प्लांट क्या होता है, तो फूड ऑफ प्लांट कौन सा होता है हमारा, ये होता है। और अगर बात करें पौधों का रसोई घर कौन सा होता है, तो हरितवन होता है। और ये जो आपका फूड ऑफ प्लांट होता है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, पत्तियों के द्वारा यूज किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट जो आपका इसी रिएक्शन में जो बाकी अणु जो हमारे बचते हैं 6 H2O के यानी जल के अणु बचते हैं, उस जल का क्या होता है बच्चों, उस जल का हो जाता है वाष्पोत्सर्जन यानी कंडेंसेशन होता है। और किसके द्वारा होता है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो बच्चों रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है बच्चों कि रंध्र कहां पर पाए जाते हैं, पौधों में रंध्र कहां पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर रहने वाला है पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। पत्तियों की जो नीचे की सतह होती है उसके नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें ही रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। और 6O2 एयर क्या है, एयर में चली जाती है। जो हमारी 6O2 यहां से बनती है इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू 6O2 के अणु वायुमंडल में चले जाते हैं, जिसे आप और हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो यही कहलाता है बच्चों आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है यहाँ नीचे, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन यानी जो आपका प्योर प्राइमरी प्रोडक्शन होगा बराबर होता है कुल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन ऊर्जा के। यानी इसका मतलब क्या हुआ, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, ये तो हो गया आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जो प्योर बना है। ये क्या होता है, कुल प्राथमिक ऊर्जा प्लस श्वसन ऊर्जा, यानी जो एनर्जी रिड्यूस हुई है प्लस श्वसन ऊर्जा कौन सी हमारी, O2 है, उसके बराबर होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन के बारे में। सेकेंडरी प्रोडक्शन किसे कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन आपका क्या है, यानी आपका द्वितीयक उत्पादन इसे कहते हैं हिंदी में। सेकेंडरी प्रोडक्शन को द्वितीयक उत्पादन कहा जाता है बच्चों। द्वितीयक उत्पादन आपका क्या है, इसको पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय हर्बीवोरियस एंड कार्निवोरियस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्शन, और द एनर्जी स्टोर्ड एट द कंज्यूमर लेवल विच कैन बी यूज्ड बाय द नेक्स्ट फूड लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है आपका, शाकाहारियों तथा मांसाहारियों द्वारा संग्रहित जैविक पदार्थ की मात्रा को द्वितीय उत्पादन कहते हैं। यानी शाकाहारियों, एक तो आपके कौन हो गए हमारे, एक तो शाकाहारी हो गए यानी हर्बीवोरियस, और एक हो गए आपके मांसाहारी यानी कार्निवोरियस के द्वारा जो संग्रहित जैविक पदार्थ की मात्रा होती है उसे ही क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। या उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित होने वाली ऊर्जा जो अगले खाद्य स्तर द्वारा उपयोग में लाई जाए सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाती है। इसको समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, जो आपका द्वितीयक उत्पादन है, जो आपका द्वितीयक उत्पादन है, द्वितीयक उत्पादन यानी सेकेंडरी प्रोडक्शन जो है, इसको ऐसे समझेंगे। ये कह रहा है कि जो आपके शाकाहारी या मांसाहारी के द्वारा जो संग्रहित किया जाएगा भोजन, नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा, जैविक पदार्थ की मात्रा, जो संग्रहित जैविक पदार्थ किया गया है उसकी ही मात्रा क्या कहलाती है, सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाती है। और सेकेंड इसमें कहा गया है जो कि आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर लेवल है, जो स्तर है, उसको संग्रहित होने वाली ऊर्जा जो अगले खाद्य स्तर द्वारा उपयोग में लाई जा सके, सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाती है। इसको ऐसे समझिए, यहां पर घास है, ठीक है, घास को खाया आपके किसने, टिड्डे ने, घास को खाया आपका टिड्डे ने, और टिड्डे को खाया यहां पर किसने, मेंढक ने। टिड्डे को किसने खाया यहां पर, मेंढक ने, और मेंढक को किसने खाया यहां पर, आपका सांप खा गया, ठीक है। तो इस चैन में क्या हो रहा है बच्चों, इस चैन में एक तो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, इसको खाया इसने, इसको खाया उसने, और उसको खाया उसने, एक फूड चेन चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक जैविक पदार्थ है, ये भी आपका एक जैविक पदार्थ है, ये भी आपका जैविक पदार्थ है, और ये भी आपका जैविक पदार्थ है। तो एक जैविक पदार्थ दूसरे जैविक पदार्थ को खा रहा है, वो दूसरे को खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, इस तरीके से ये चैन चलती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो एनर्जी का लेवल होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो अगले स्तर पर जाते जाते क्या होता है, घटता चला जाता है या कम होता चला जाता है। यानी उपभोक्ता स्तर लेवल पर संग्रहित होने वाली ऊर्जा अगले खाद्य स्तर द्वारा उपयोग की जाए। यानी यहां पर जो ऊर्जा है, यहां पर अगर घास के पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है, घास के पास कितनी कैलोरी ऊर्जा है, 1000 कैलोरी ऊर्जा है, जिसे टिड्डी ने खाया, टिड्डी ने खाया, तो यहां पर इसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है, यानी कुछ इसके द्वारा यूज कर ली जाती है, और बाकी किसके कुछ जो है वो क्या हो जाती है, वेस्ट तो होती नहीं, एनर्जी क्या होती है, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके पास पहुंचती है 100 कैलोरी, और इसके पास जाती है 10 कैलोरी, इसके पास कितनी जाती है 10 कैलोरी, और इसके पास जाते जाते कितनी हो जाती है 1 कैलोरी। यानी ऊर्जा का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं जो ऊर्जा यहां थी
वो यहाँ भी यूज की गई, यहाँ भी यूज की गई और यहाँ भी यूज की गई। यानी अगले खाद्य स्तर पर ऊर्जा क्या की जाएगी, उपयोग में लाई जाएगी। यानी अगर इसके पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो अगर ये इसको खाएगा तो इसके पास भी कुछ ऊर्जा पहुंचेगी, और अगर इसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा है, अगर ये इसको खाएगा तो इसके पास भी कुछ कैलोरी ऊर्जा क्या है बच्चों, आगे पहुंचेगी। तो यही कहा जा रहा है कि उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित होने वाली ऊर्जा जो अगले खाद्य स्तर द्वारा उपयोग की जाए क्या कहलाती है, सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। यानी इस स्तर पर जो ऊर्जा थी वो यहां पर जो यूज की गई है तो इससे आगे भी यूज में लाया जा सके, उससे आगे भी यूज में लाया जा सके, इसी तरीके से क्या है बच्चों, आपकी ऊर्जा की चैन यहां पर चलती रहती है, और यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। यानी ऊर्जा क्या है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक चलती रहती है और उसमें क्या है, कमी आ जाती है, लेकिन ऊर्जा की मात्रा में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है। यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। जिन भी बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, और वीडियो को शेयर भी कर दें। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम रेगुलेशन के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के बारे में बात करते हैं। यानी आपका इकोसिस्टम रेगुलेशन क्या है, किस तरीके से आपका इकोसिस्टम रेगुलेट करता है, क्या जो इकोसिस्टम आपका इस टाइम मौजूद है आने वाले टाइम में भी मौजूद होगा, या उससे आने वाले टाइम में भी वही इकोसिस्टम बाकी रहेगा, या जिस इकोसिस्टम में आज हम हैं अब से पहले भी क्या यही इकोसिस्टम वर्क कर रहा था। इसको समझते हैं बच्चों। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र नियमित पर्यावरणीय दशाओं में कार्य करता है। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र नियमित पर्यावरणीय दशाओं में कार्य करता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम होता है वो क्या है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो प्री डिफाइंड होती है और नियमित होती है, उसी में क्या करता है, ये वर्क करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका, पर्यावरण में कोई भी बदलाव पारिस्थितिक तंत्र को इफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, पर्यावरण में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस किया जाएगा तो वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा, पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा। कैसे, मान लीजिए आपकी एक कॉलोनी है, ठीक है, आप उस कॉलोनी में रहते हैं और उस कॉलोनी में कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाए, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाए, किसी का मकान बनना है या कुछ भी होना है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्या होगा, जो बाकी के मकान के आसपास के जो लोग हैं उन्हें परेशानी होगी नहीं होगी, नॉइस पोल्यूशन होगा नहीं होगा थोड़ा बहुत। तो इसी तरीके से क्या है, अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री आपकी कॉलोनी है उसके पास में कोई इंडस्ट्री लगा दी जाए, ठीक है, आपकी कोई केमिकल इंडस्ट्री लगा दी जाए, उससे क्या होगा, वहां का एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा बच्चों, वहां पर क्या होगी, गैसेस की वजह से वो कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल वहां पर कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो पर्यावरण में कोई भी बदलाव पारिस्थितिक तंत्र को क्या करता है बच्चों, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसी भी बदलाव को रोकने की कोशिश करता है, उसे होम्योस्टैटिक अथवा परिवर्तन को झेलने की क्षमता कहते हैं। इसको बच्चों डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट और हैं, ये और पढ़ लेता हूं मैं। होम्योस्टैटिस आपका क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। परिवर्तन को झेलने की क्षमता को होम्योस्टैटिस का पठार कहते हैं, यानी परिवर्तन को झेलने की क्षमता होती है। हर एक इकोलॉजी सिस्टम में क्या होती है, परिवर्तन को झेलने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है, होम्योस्टैटिक कहा जाता है, और परिवर्तन को झेलने की क्षमता को होम्योस्टैटिक पठार भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में बात करता हूं, तनाव की स्थिति में ऋणात्मक फीडबैक मैकेनिज्म तंत्र को तुरंत संतुलित स्थिति में लाने के लिए कार्य आरंभ करता है, परंतु होम्योस्टैटिस पठार से बाहर जाते ही धनात्मक फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जो तनाव को और बढ़ाकर जीव की मृत्यु का कारण बन जाता है। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात बच्चों। यहां पर एक डायग्राम है, इससे हम इसको समझते हैं। मैं इसको आपको एक बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल में समझाता हूं। आपका जो होम्योस्टैटिस जो आपका पठार है वो क्या है, यहां पर एक वर्ड आया है बच्चों, एक तो आया है आपका ऋणात्मक फीडबैक मैकेनिज्म, ऋणात्मक फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। एक वर्ड तो आपका ये हो गया, एक तो इसको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है। दूसरा एक है हमारा होम्योस्टैटिस, एक है हमारा होम्योस्टैटिक, ठीक है। ये 2 वर्ड यहां पर आए हैं, इनको समझेंगे बच्चों। आपका होम्योस्टैटिक क्या है आपका, और ऋणात्मक फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कोई एक इलाका है जहां पर घास खड़ी है, ठीक है, कोई भी एक इलाका है, कोई एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बहुत सारी घास खड़ी है, कुछ इस टाइप से हरी हरी घास खड़ी है, ठीक है। अब अचानक से, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, अचानक से क्या होता है, यहां पर कोई हिरन आ गई, ठीक है, हिरन को ऐसे बना देता हूं, ठीक है, मैं कैसे बन गई,
ठीक है। अचानक से यहाँ पर क्या आ गई आपकी, एक हिरन आ गई। ठीक है, अब हिरन ने क्या किया, इतनी सारी घास को देखकर हिरन क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, है ना। हिरन क्या हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि भाई घास ही घास है। तो यहाँ पर फूड का जो लेवल है, फूड का जो लेवल है, फूड लेवल, आपका जो फूड लेवल है वो कैसा होगा, फूड लेवल हाई होगा। फूड लेवल कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर हाई होगा, क्योंकि घास की संख्या तो बहुत ज्यादा है और एक हिरन आई तो वो तो बहुत खुश हो गई इतनी सारी घास को देखकर। तो फूड लेवल तो बहुत ज्यादा हाई हो गया यहाँ पर, और हिरन की संख्या कितनी है, बहुत कम है। तो कहने का मतलब क्या है, इस इकोसिस्टम की, अगर मैं सिर्फ इस इकोसिस्टम की बात करूं जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, घास और सिर्फ एक हिरन, तो इस इकोसिस्टम में क्या होगा, क्या ये एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, क्या ये एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। अभी तक जो ये आपका इकोसिस्टम चल रहा है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है। अभी क्या हो रहा है, रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन किस तरीके से होगा, आपकी जो एक हिरन है उसने खाने को देखा और खाने को देखकर क्या है, बहुत खुश हो गई। उसने खाना खाना शुरू कर दिया, खाती रही खाती रही खाती रही, सोती रही खाती रही सोती रही, उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक हिरन और कहीं से आ गया, एक हिरन आपका और आ गया कहीं से। ठीक है, अब क्या होगा, एक हिरन और आ गया, इसने भी खाना शुरू कर दिया और रहना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, खाना सोना, खाने की तो कमी है ही नहीं भाई, खाने की तो कोई कमी है ही नहीं, तो ये दोनों खाने पे लगे पड़े हैं। उसके बाद क्या होता है, अब खा रहे हैं सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फिर इन दोनों का रिलेशन भी रहा। रिलेशन के बाद बहुत सारी यहां पर हिरनों की तादाद यहां पर क्या हो गई, बढ़ती चली गई। खा रहे हैं सो रहे हैं, हिरनों की तादाद क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब जो यहां पर जो फूड था, जो खाना था, क्या वो एनफ रहा, क्योंकि हिरनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब हिरनों ने क्या किया, कम खाना शुरू कर दिया। हिरनों ने क्या किया, यहां पर कम खाना शुरू कर दिया, हिरनों की संख्या कम हो गई। उनमें से कुछ हिरन, मान लीजिए थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा बचा रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा बचा रहे हैं, कुछ की मौत हो गई, और घास की संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। घास की संख्या क्या हो गई, आधी रह गई। हिरनों की संख्या ज्यादा हो गई यहां पर, और घास की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या होगा, फूड लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई हिरनों की संख्या ज्यादा हो गई, इनका लेवल बढ़ गया, और जो फूड लेवल था वो क्या हो गया, घट गया, घास आधी ही रह गई। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, ये खाना कम करेंगे, खाना धीरे 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 कम करेंगे। अब जब इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो ये क्या करेंगे, खाने से थोड़े कुछ कम खाएंगे, कुछ नहीं भी खाएंगे, तो इनकी क्या होगी, मौत होनी शुरू होगी, फिर मरने शुरू हो गए। ये क्या हो गया, मरने शुरू हो गए। अब जब मरने शुरू हो गए तो वापस से कितने हिरन बचे, फिर से 2 हिरन बचे। तो अब यहां पर जो घास थी, अब वो क्या करेगी, अब घास क्या करेगी, घास दोबारा से उगनी शुरू हो जाएगी, घास फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि हिरनों की संख्या कम हो गई। हिरनों की संख्या कम हुई तो घास क्या है, ऑटोमेटिकली उगनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यही मैकेनिज्म बच्चों आपका चलता रहता है, किसमें, यही आपका कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कभी तो हिरनों की संख्या ज्यादा होगी तो घास की संख्या कम हो जाएगी, और जब घास की संख्या कम होगी तो हिरन मरनी शुरू हो जाएंगी, और हिरनों की संख्या घटेगी, और फिर से घास की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यही मैकेनिज्म क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। यानी आपका जो इकोसिस्टम है, ये जो आपके सामने इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम क्या है, खुद को रेगुलेट कर रहा है, खुद को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये सिस्टम क्या कर रहा है, आपका खुद को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और जब ये बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, यानी मान लीजिए हिरनों की संख्या लगभग मात्रा में ठीक ठाक है, घास की संख्या भी ठीक है, और जो हमारी हिरन है उनकी संख्या भी ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, होम्योस्टैटिस पठार कहलाता है आपका। यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर इक्वालिटी दिखाई दे आपके इकोसिस्टम में, वो आपका होम्योस्टैटिस पठार को दर्शाता है। लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, किसी ये जो आपका जो इकोसिस्टम है, ये खुद को क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है, यही आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है, ये खुद को रेगुलेट कर रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। जब तक ये खुद को रेगुलेट कर रहा है तब तक तो समझ लीजिए कि आपका जो इकोसिस्टम है वो ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव होता है, नीचे पॉजिटिव हो जाए या ऊपर, यानी मान लीजिए नीचे घास है, अगर घास की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और हिरनों की संख्या बहुत कम हो गई, हिरनों की संख्या बहुत कम हो गई, तो क्या होगा, बच्चों, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव जो मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वो उसको काम करना शुरू करेगा और हिरनों को एक लेवल में लेकर आएगा, हिरनों को एक लेवल में लेकर आएगा। अगर हिरनों की संख्या ज्यादा हो गई, हिरनों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी अगर आपका पॉजिटिव मैकेनिज्म में चला गया है, हिरनों की कोई भी एक बहुत ज्यादा हो गया, अगर इसकी संख्या ज्यादा हो गई तो इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, और घास की संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी।
तो यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। यानी होम्योस्टेसिस पठार में क्या होता है आपका, यानी बैलेंस रखना। इकोसिस्टम खुद को क्या करता है, बैलेंस करता रहता है। घास की संख्या ज्यादा हुई है तो हिरणों की संख्या कम हो जाएगी, और हिरणों की संख्या कम हुई है, घास की संख्या अगर ज्यादा है तो हिरण खुद को बढ़ाना शुरू करेंगे, और अगर घास की संख्या कम हो गई तो हिरण क्या है, ऑटोमेटिक ही घटना शुरू हो जाएंगे। यही आपका कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा होम्योस्टेसिस पठार किसे कहा जाता है और आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। यानी कहने का मतलब यह है, जो इकोसिस्टम है वो खुद को क्या करता रहेगा, रेगुलेट करता रहेगा, और एक दूसरे को क्या करेंगे, ये बैलेंस करने की कोशिश करते रहेंगे। अब बात करते हैं सक्सेशन के बारे में, पारिस्थितिकी वंशक्रम के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति स्थिर नहीं है। पारिस्थितिकी में नियमित एवं सुचारू रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के साथ साथ एक समुदाय दूसरे समुदाय को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया को पारिस्थितिक वंशक्रम कहते हैं। इसको समझते हैं बच्चों, पारिस्थितिक वंशक्रम आपका होता क्या। पारिस्थितिक वंशक्रम आपका क्या होता है। पारिस्थितिक वंशक्रम के बारे में हम बात करते हैं। पारिस्थितिक वंशक्रम के बारे में हम बात करते हैं। जो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ये क्या होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र की जो प्रकृति है वो स्थिर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है आपका, अनस्टेबल है। पहली चीज, जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, वो अनस्टेबल है, यानी उसकी प्रकृति कैसी है, स्थिर नहीं है। इसमें क्या होता है, नियमित रूप से सुचारू परिवर्तन होते रहते हैं, और एक समुदाय दूसरे समुदाय को क्या कर देता है, पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। इकोलॉजिकल जो हमारा सक्सेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं पर एक गड्ढा था, ठीक है, बहुत गहरा गड्ढा है, ठीक है। उसमें क्या है, ना ही तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना ही कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बिल्कुल खाली गड्ढा है, किसी तरीके की कोई लाइफ की कोई भी वहां पर किसी तरीके की भी कुछ नहीं है। अब हुआ क्या, ऊपर से आसमान से बारिश पड़ी, ठीक है, उसी गड्ढे के अंदर क्या हुआ, पानी भर गया। क्या हुआ, यहां पर पानी भर गया, उसी गड्ढे में क्या हुआ, पानी भर गया। तो यहां पर क्या है, एक लाइफ जनरेट हुई। ये जो पानी भरा है, कुछ यहाँ पर मिनरल्स होंगे, कुछ आसमान से कुछ बैक्टीरियाज आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज क्या होंगे, आपस में जुड़ने शुरू होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ कोरल बन जाएंगी, कोरल रीफ बन जाएंगी, ठीक है, मूंगे की चट्टाने टाइप बन जाएंगी, बनती रहेंगी, कोरल चट्टाने बनेंगी। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अपने आप ही क्या है, कुछ सीड्स, कोरल से क्या है, कुछ सीड्स बनेंगे, और सीड्स क्या है, कुछ छोटे छोटे पौधों को जनरेट करेंगे। ऊपर से फिर बारिश पड़ी, यहाँ पर पानी भर गया, छोटे छोटे पौधों को यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। देन क्या होगा, छोटे छोटे पौधे क्या होंगे, फिर ये पौधे दोबारा से मरेंगे, यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से इनकी मृत्यु होगी, और यहाँ से नए सीड्स निकलेंगे, और एक बड़ा पौधा यहाँ पर बनकर तैयार होगा, जो कि अभी क्या होगा, अभी भी पानी के अंदर ही होगा, क्योंकि गड्ढा क्या था आपका, बहुत गहरा था, और पानी क्या है, ऊपर तक भरा हुआ है। तो इस तरीके से लाइफ क्या होगी, जनरेट होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये वाला गड्ढा पूरी तरीके से भर चुका होगा, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े होंगे बच्चों। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े आपके पेड़ खड़े होंगे। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ का सिस्टम था, जो यहाँ पर एक, मान लीजिए कोई समुदाय था, यहाँ पर कोई समुदाय नहीं था, यहाँ पर एक समुदाय डेवलप हुआ, यहाँ पर छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म आए, उनकी मौत हुई, वहां पर कुछ और ऑर्गेनिज्म ने जगह ली, उनकी मृत्यु हुई, वहां पर कुछ और ऑर्गेनिज्म आए, और इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे, क्या वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, ये क्या हो गए, जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। जब बहुत बड़े बड़े पेड़ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उग जाएंगे, दलदली क्षेत्र बनेगा, उसके बाद पेड़ खड़े होंगे, फिर उसके बाद जंगल बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक समुदाय दूसरे समुदाय को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। एक और एग्जाम्पल समझिए इसका, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, है ना, डायनासोर्स के बहुत सारे स्कल्स भी मिले हैं, म्यूजियम वगैरह में रखे होते हैं, आपने शायद देखे हो या ना भी देखे हो, तो आपने वैसे जरूर देखा होगा, मूवीज में भी कॉन्सेप्ट देखा होगा अपने डायनासोर्स का। तो बहुत बड़े जीव हुआ करते थे। क्या आज भी वो मौजूद है? बिल्कुल नहीं। डायनासोर्स बिल्कुल हमारी अर्थ से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी जगह पर अब जो है ना बच्चों, जो जैसे अब उनकी जगह पर कुछ और नए क्रीचर्स आ गए, कुछ और नए जीव आ गए। तो अब जैसे मान लीजिए जिराफ है, जिराफ का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, बड़ा सा, लंबी सी गर्दन,
लंबा सा उसका शरीर, जैसे डायनासोर टाइप का होता। अब यही क्या है, यही जिराफ अब धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले टाइम में जिराफ की एक टाइम में बहुत बड़ी गर्दन हुआ करती होगी, शायद ऐसा मानते हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट सॉरी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे उनकी बहुत लंबी गर्दन हुआ करती थी, धीरे धीरे घटते घटते अब यहाँ पर जो हमारे जिराफ है उनकी गर्दन इतनी है। शायद आने वाले टाइम में ऐसा हो कि ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाए और यहाँ पर क्या है, एक नई स्पीशीज क्या हो जाए, जन्म ले ले। तो यही क्या होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को क्या करता है, पूरी तरीके से विस्थापित कर देता है। एक और बताता हूं मैं आपको, आपने कोई पॉन्ड बना लीजिए, ठीक है, एक कोई तालाब है, उस तालाब में छोटी मछली को छोड़ दीजिए। अब छोटी मछलियां धीरे धीरे बड़ी होंगी, ठीक है, उस पॉन्ड में छोटी मछलियां धीरे धीरे बड़ी होंगी। मान लीजिए उनका साइज जो है आपका लगभग 4 सेंटीमीटर प्लस हो गया या 5 सेंटीमीटर प्लस हो गया। उसके बाद आप क्या करें, उसी पॉन्ड में कुछ जो हंटिंग फिश होती हैं उनको छोड़ दीजिए आप। वो क्या करेंगी, उन सारी फिशेस को खा जाएंगे और अपना राज कर लेंगी। कहने का मतलब यह है, उस समुदाय को पूरी तरीके से क्या कर देंगी, गायब कर देंगी और अपनी प्रजाति को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, परिवर्तन होता है और एक समुदाय दूसरे समुदाय के द्वारा पूरी तरीके से विस्थापित कर दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, यानी आपकी पारिस्थितिक वंशक्रम कहलाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आपका पारिस्थितिक वंशक्रम को अलग अलग क्षेत्र के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका मैंने आपको बताया था 3 टाइप का हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें आपका जल क्रमिक था, इसके अलावा आपका आर्द्र क्रमिक था और अश्मिक क्रमिक था, यानी आपका वाटर ग्रेडियंट था, इसके अलावा आपका ह्यूमिड था और एक आपका लिथिक था। तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जल क्रमिक। जलीय क्षेत्र जैसे तालाब, कीचड़ अथवा पानी के अन्य स्त्रोत से शुरू होने वाला वंशक्रम। अभी मैंने आपको बताया, बारिश पड़ी, कहीं तालाब में पड़ सकती है, कहीं कीचड़ में पड़ सकती है, या कहीं भी पानी से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से एक क्या है, बड़ा एक नया पारिस्थितिक तंत्र क्या है, डेवलप होगा। इसे ही क्या कहा जाता है, जल क्रमिक ग्रेडियंट्स कहा जाता है। ये जल क्षेत्र से तैयार होता है आपका। नेक्स्ट है हमारा आर्द्र क्रमिक, जो कि ह्यूमिड ग्रेडियंट से शुरू होता है, यानी नमी वाले क्षेत्रों से शुरू होने वाला वंशक्रम ही क्या कहलाता है, आपका आर्द्र क्रमिक कहलाता है। नमी वाले क्षेत्र कौन से होंगे आपके, जैसे मान लीजिए आपके गंगा एक नदी है हमारी, सबसे पॉपुलर नदी गंगा ही है इंडिया में। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो एक जमीन होती है जिसे हम कहते हैं बांगर की जमीन। बांगर की जमीन क्या होती है बच्चों, आपकी ह्यूमिड होती है। कैसी होती है, उसमें उसके अंदर क्या होती है बच्चों, नमी पाई जाती है। उसमें जो हमारी नमी वाली जितनी भी फसलें होती हैं वो सारी की सारी बोई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें बोई जाती हैं। तो आर्द्र क्रमिक क्या होता है, नमी वाले क्षेत्रों से शुरू होता है वंशक्रम ये। तो नमी वाले क्षेत्रों से एक स्पीशीज क्या लेती है, जन्म लेती है। आपने देखा होगा जो आपकी बांगर की जो जमीन होती है, एक 2 टाइप की होती है हमारी जो गंगा के पास की जो जमीन होती है, एक होती है बांगर और एक होती है आपकी खादर। तो बांगर की जो जमीन होती है, जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, कभी अगर आप फिशिंग करने जाएं, मछली वगैरह पकड़ने अगर आप जाएं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, तो अर्थवॉर्म जो है आपको बांगर में कभी नहीं मिलेंगे। वो कहां पर मिलेंगे, ओ सॉरी खादर में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो कहां मिलेंगे आपको, बांगर में मिलेंगे। तो ये कहां से शुरू होता है आपका, आर्द्र क्रमिक जो होता है वो नमी वाले क्षेत्रों से आपका ये वंशक्रम शुरू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड है हमारा अश्मिक क्रमिक, यानी आपका लिथिक ग्रेडियंट जो है आपका, वो कौन सा होता है, कम नमी वाले शुष्क क्षेत्रों में शुरू होने वाला वंशक्रम होता है। ये क्या होता है, कम नमी वाले होते हैं और कैसे होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं। तो इसमें बच्चों ये भी आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें आपका एक होता है आपका लिथो, एक होता है आपका सेमी और एक होता है आपका हेलो। तो इन तीनों में लिथो का मतलब क्या होता है बच्चों, लिथो जो ये रूट वर्ड है, जो आपका लिथो वर्ड है बच्चा, इसको समझिए। जो आपका लिथो वर्ड है ये रूट वर्ड है, चट्टानों के लिए यूज होता है। लिथो कहीं पर भी अगर ये आपको शब्द दिखाई दे जाए लिथो, तो कहने का मतलब ये है ये चट्टानों से रिलेटेड है। एक होते हैं लिथोफाइट्स, आपने शायद इनका नाम सुना हो, लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स किन्हें कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर रूट वर्ड कौन सा आया, लिथो, तो जाहिर सी बात है चट्टानों से संबंधित है। तो लिथोफाइट्स जो है बच्चों आपके चट्टानी पौधे कहलाते हैं। चट्टानी पौधों को कहा जाता है, यानी चट्टानों में उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। तो लिथो जो वर्ड है बच्चों आपका, वो चट्टानों से रिलेटेड होता है। तो लिथो क्रमिक कौन से होते हैं, चट्टानों से शुरू होगा। ये वाला जो आपका वंशक्रम शुरू होगा लिथो क्रमिक कहां से होगा, चट्टानों से शुरू होगा। उसके बाद सेमी शुरू होता है बच्चों रेत से। जो आपके रेतीले जो इलाके होते हैं वहां से आपका जो हमारा सक्सेशन है वो कहां से शुरू होगा, जो सेमी वाला है वो किससे शुरू होगा बच्चों, आपका रेत से शुरू होगा। और जो आपका हेलो है वो कहां से शुरू होगा, लवणीय भूमि से शुरू होगा। जो आपका बच्चों हेलो शब्द है, जो आपका हेलो शब्द है ये लवण यानी सॉल्टी एरिया, सॉल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पर भी आपको हेलो दिखाई दे जाए, हेलो, तो हेलो जो है बच्चों आपका ये सॉल्ट से रिलेटेड होता है।
ये सॉल्ट यानी आपके नमक, नमक का रूट वर्ड हेलो है बच्चों आपका। तो हेलो क्रमिक कौन से होते हैं बच्चों आपके? लवणीय भूमि से शुरू होता है, ये वाला जो आपका सक्सेशन शुरू होता है, यानी आपकी जो लवणीय भूमि होगी वहां से आपके पौधे या आपके जो जीव हैं वहां से जनरेट होंगे, और वहां पर या अगर कोई और वहां पर कोई प्रजाति ऑलरेडी है तो उसको दूसरी प्रजाति क्या कर देगी, पूरी तरह से विस्थापित कर देगी। यही आपका क्या कहलाता है? हेलो सक्सेशन कहलाएगा। तो बच्चों आज का जो आपका लेक्चर था इसमें बच्चों हमने डिस्कस किया आपका, एक तो हमने पढ़ा आपका वाटर सक्सेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, रेगुलेशन को पढ़ा किस तरीके से इकोसिस्टम का रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन में बच्चों आपका मेनली हमने 3 टाइप को पढ़ा हमने रेगुलेशन के, कौन कौन से? एक तो पढ़ा हमने जल क्रमिक, एक हमने पढ़ा आपका आर्द्र क्रमिक, और एक हमने पढ़ा बच्चों आपका अश्मिक क्रमिक। और हमने इस लेक्चर में कवर अप कर लिया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों। तो आई होप यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा बच्चों, और जिन बच्चों को भी यहां तक समझ में आया है बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और बच्चों एम पॉली ऐप को जरूर से डाउनलोड कर ले। आपकी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं, अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बच्चों आपका ये जो चैप्टर है इसमें आपके 1 से 2 लेक्चर और रहने वाले हैं, और ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो बच्चों क्लासेस हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज है या अदर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, वो सभी आपके एम पॉली ऐप पर कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो अपने कोर्सेज को जरूर से एनरोल कर ले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।